स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कॉमर्स कैप्सूल। आज हम पढ़ेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। एंड ये टॉपिक एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस दोनों में आता है, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है एंड एज इट इज आता है। सो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, बहुत इजी वे में समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे हेनरी फ्योल थे कौन। ओके सर, हेनरी फ्योल एक फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे जिन्होंने अपना मॉडर्न मैनेजमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स दिए थे। ठीक है, यही प्रिंसिपल्स आगे जाके जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कहलाते हैं, जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। एंड एक्चुअल में उनका फोकस क्या था, उन्होंने सोचा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टॉप लेवल मैनेजमेंट। और उन्होंने कहा कि टॉप लेवल मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ प्रिंसिपल्स को स्टैब्लिश करे, और वही प्रिंसिपल्स अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। ये जो उन्होंने एक मॉडर्न मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट दिया था, इसी वजह से उनको फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट भी कहा जाता है। एंड आगे जाके आप कंफ्यूज हो जाओगे कि एक FW टाइलर है, फ्रेडरिक विंसलो टेलर, उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया था, उन्हें फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोलते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट हेनरी फ्योल थे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद प्रिंसिपल्स। सो फर्स्ट प्रिंसिपल इज डिवीजन ऑफ लेबर। हेनरी फ्योल का कहना था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज्यादा जरूरी, सबसे पहले क्या होना चाहिए कि लेबर का डिवीजन होना चाहिए। इससे क्या होता है कि काम को छोटी छोटी पार्ट्स में बांट दिया जाता है, और जो लोग एक काम को पर्टिकुलर करते हैं उनको उसमें स्पेशलाइजेशन हो जाता है। और जब स्पेशलाइजेशन होगा तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो एफिशिएंसी बढ़ेगी, और हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो जल्दी पूरा होगा। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट शेफ्स होते हैं किसी भी रेस्टोरेंट में, कुछ पर्टिकुलर डिशेस बनाने के लिए उनको वही काम दिया जाता है। इसमें क्या होता है, उनको स्पेशलाइजेशन हो जाता है, और वो चीज वो बहुत अच्छे से करते हैं, बहुत अच्छे से कम टाइम में कम कॉस्ट में बना सकते हैं। अगर कोई और जो नया शेफ है, वो अगर वो सेम चीज बनाएगा तो उसको एक तो कॉस्ट ज्यादा लगेगा, हो सकता है वो उसमें वेस्टेज भी कर दे। तो इस तरीके से हमें ना डिवीजन ऑफ लेबर करना होता है। ठीक है, सेकंड प्रिंसिपल इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हेनरी फ्योल का कहना था कि अगर आप मैनेजर को पावर दे रहे हो, तो उसके साथ आपको उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी होगी। ठीक है, अगर आप पावर दे रहे हो ऑर्डर की, वो हमारी क्या होती है, अथॉरिटी होती है, और उसको परफॉर्म करने की ड्यूटी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और ये दोनों साथ साथ में आनी चाहिए। अगर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज्यादा होगी तब भी काम नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें इंसान करप्ट हो जाएगा। अथॉरिटी ज्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होगी और अथॉरिटी कम होगी, तो वो ऑब्लिगेशन बन जाएगा, और वो एक ऑब्स्ट्रक्शन बन जाएगा बीच में कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है बट उसके पास वो पावर ही नहीं है कि वो कर सके, तो कैसे काम होगा। तो ये दोनों चीजें साथ में होनी चाहिए, दे बोथ शुड गो हैंड इन हैंड। ओके, ओके, सो थर्ड प्रिंसिपल इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या होता है कि रूल्स और रेगुलेशंस जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, उनको सबको रेस्पेक्ट करना है और ओबे करना है, उनको फॉलो करना है। जो फॉलो करेगा उसे रिवॉर्ड मिलेगा, और जो फॉलो नहीं करेगा उसे पेनल्टी भी भरनी होगी। ठीक है, तो इनका मेन यही था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए डिसिप्लिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसको हमें इनकरेज करना है लोगों में, वर्कर में, मैनेजर में, दोनों में। ठीक है, दोनों को ही वो फॉलो करने हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस। देन फोर्थ प्रिंसिपल इज यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स कि एक एम्प्लॉय का एक ही बॉस हो, और उसे एक ही बॉस से इंस्ट्रक्शन मिलने चाहिए। इससे क्या होता है कि एक तो कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन नहीं होती है, और दूसरा कंफ्यूजन नहीं होता है एम्प्लॉय के बीच में। कि एक सिचुएशन आती है कि जहां पर बॉस, जब मल्टीपल बॉस होते हैं उनमें हो सकता है कि ईगो क्लैशेस आ जाएं। कैसे, कि एक बॉस बोल रहे हैं कि मेरा काम पहले होना चाहिए, दूसरे बॉस बोल रहे हैं नहीं मेरा काम पहले होना चाहिए। तो इससे एक कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन भी आ जाती है, और अगर वन बॉस होगा तो उससे हम कॉन्फ्लिक्ट को प्लस कंफ्यूजन दोनों को अवॉइड कर सकते हैं। एम्प्लॉय कंफ्यूज भी नहीं होगा कि मुझे पहले किस बॉस का काम करना है या क्या ऑर्डर फॉलो करना है। तो ये क्या होता है, यूनिटी ऑफ कमांड। नाउ नेक्स्ट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या था कि जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग होते हैं, सबका अलग अलग गोल होता है, हो सकता है कुछ का एक गोल होता हो। तो जितने भी लोग हैं जिनका एक जैसा गोल है, उन लोगों को एक ही डायरेक्शन में काम करना चाहिए। वन हेड वन प्लान,
वन गोल। ये क्या था? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इसमें क्या होता है कि जो एफर्ट्स होते हैं लोगों के, वो एक ही तरफ उनको हम मोल्ड कर सकते हैं, जो कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल से हम अलाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। फिर है प्रिंसिपल 6, जो है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। ये क्या था कि हेनरी फ्योल ने बोला कि किसी के भी पर्सनल इंटरेस्ट को कंपनी इंटरेस्ट के नीचे रखना चाहिए। ठीक है, कंपनी का इंटरेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू पर्सनल इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे छुट्टी चाहिए, है ना, और अर्जेंट काम है, तो मुझे पहले काम करना है, मुझे छुट्टी का बाद में सोचना है, पहले वो अर्जेंट काम होना चाहिए। तो ये हेनरी फ्योल का कहना था कि हमें कंपनी के इंटरेस्ट को सबसे पहले रखना चाहिए और बाद में अपने पर्सनल इंटरेस्ट को रखना चाहिए, और हमें एक कॉमन गोल की तरफ अपना काम रखना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट इज रिम्यूनरेशन। रिम्यूनरेशन क्या है? ये सब पता है, आज के टाइम में भी ये बहुत ज्यादा है कि फेयर पे होना चाहिए सबके लिए। यही क्या मोटिवेशन होता है एम्प्लॉयज के लिए सबसे ज्यादा, कि जो जितना काम कर रहा है उसको उसके अकॉर्डिंग एक फेयर पे मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई ज्यादा काम कर रहा है उसे कम पे मिल रहा है, या कोई कम काम कर रहा है तब भी उसे ज्यादा पे मिल रहा है। तो ये एक पॉइंट था। नेक्स्ट है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट, ये जो सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन है, ये इसका मतलब ये नहीं है कि हेनरी फ्योल हमें सजेस्ट कर रहे हैं कि आपको सेंट्रलाइज्ड करना है या आपको डिसेंट्रलाइज करना है। कि उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर उससे छोड़ा था इस डिसीजन को, कि अगर आपके वर्कर और आपका मैनेजमेंट ऐसा है कि आप डिसेंट्रलाइज फॉर्म में काम कर सकते हैं, तो आप अपना डिसेंट्रलाइजेशन रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर वर्कर सेल्फ मोटिवेटेड है और मैनेजमेंट का काम उनको बस इतना है कि उनको रिसोर्स देना या उनको गाइड करना, तो आप डिसेंट्रलाइजेशन कर सकते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स कि अपनी पावर्स को अपनी थोड़ी सी पावर को थोड़े अपने सबॉर्डिनेट्स को दे देना। ठीक है, ये क्या होता है? और सेंट्रलाइजेशन क्या होता है? कि सारी पावर अपने हाथों में रखना, बाकियों को सिर्फ काम करना है, आपको सारे डिसीजन लेने हैं। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है? कि डिसीजन मेकिंग पावर भी कुछ लेवल पर सबॉर्डिनेट्स को मिल जाती है। ठीक है, बैलेंस ऑफ पावर होता है इससे, कि अगर आपका मैनेजमेंट और आपके वर्कर्स इस तरीके से हैं कि वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं अपने आप से, बिना किसी जबरदस्ती किए या बिना उनको कैरेट एंड स्टिक वाला अप्रोच दिए, तो आप डिसेंट्रलाइजेशन करो। और अगर आपके वर्कर्स ऐसे हैं कि आपके बिना मॉनिटर किए या बिना चेक किए वो काम नहीं करेंगे, तो आप सेंट्रलाइज रखो। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या है? कि हेनरी फ्योल ने बोला कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपको एक क्लियर चेन ऑफ कमांड रखनी होती है। क्लियर चेन ऑफ कमांड मीन्स कि एक प्रॉपर चेन होनी चाहिए जिसको सब फॉलो करेंगे, एक लाइन ऑफ अथॉरिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉय डायरेक्ट जाके एमडी से बात करने आए, नहीं, उसको पहले अपने हेड से बात करना होगा। अगर कोई भी कंप्लेंट है तो उस वो जो हेड है एम्प्लॉय का, डायरेक्ट हेड, उसको अपने हेड से, देन उसको अपने हेड से, तो एक स्केलर चेन ऑफ कमांड उनको फॉलो करनी होगी। बट अगर एक ऐसा टॉपिक है जिसको क्विकली कम्युनिकेट करना है, तो हम एक गैंग प्लैंक का यूज कर सकते हैं। ये स्केलर चेन में एक कॉन्सेप्ट है गैंग प्लैंक का, जिसमें हम डायरेक्टली शॉर्टकट के थ्रू एक मिडिल लेवल या लोअर लेवल जो मैनेजर होता है वो डायरेक्टली हायर लेवल अथॉरिटीज से कांटेक्ट कर सकता है। ये एक शॉर्टकट होता है जो कि इमरजेंसी में ही हो सकता है केवल। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज ऑर्डर। ऑर्डर का मीन्स क्या है? जैसे सब कुछ सही जगह पर हो। इस ऑर्डर का मतलब आपको कमांड देना नहीं होता है। इस ऑर्डर का मतलब होता है कि सारी चीजें ऑर्डरली प्रेजेंट हो, राइट पर्सन हो राइट प्लेस पर। ठीक है, सारी चीजें, अगर आपका एक ऑफिस का यूनिट है तो सारे जितने भी स्टेशनरी है, जो भी जरूरत का सामान है ऑफिस का, वो सब एक जगह पर हो। जो राइट पर्सन है, जो उस ऑफिस में काम करते हैं ऑफिस में रहे, जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं फैक्ट्री में रहे। मतलब इसका ये था कि जितने भी रिसोर्सेज और लोग हैं वो सब अपने सही जगह पर होने चाहिए। ठीक है, सब कुछ एक परफेक्ट ऑर्डर में होनी चाहिए। अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। ठीक है ना? ओके, सो नेक्स्ट प्रिंसिपल इज इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है इक्वालिटी। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इक्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, वहां पर फेयरनेस
और जस्टिस होना चाहिए, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, बॉस को पार्शियलिटी नहीं करनी है, बॉस को डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, उसको काइंड ऑफ फेयर रहना है सारे एम्प्लॉयज के लिए। नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर या स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल एक ही बात है। इसका मतलब होता है कि फ्रीक्वेंट जॉब चेंज नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी एम्प्लॉय का फ्रीक्वेंट जॉब चेंज करते रहेंगे आप, तो उससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी गिरती है। इसमें जॉब चेंज का मतलब होता है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट करना, या फिर उनकी टेन्योर खत्म कर देना, पहले उनको निकाल देना। तो इससे क्या होता है कि अगर आप स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर दोगे तो उससे आपका टर्नओवर कम हो जाएगा। टर्नओवर मींस कि एम्प्लॉय के जो एम्प्लॉय का ऑर्गेनाइजेशन छोड़ने का रेट है उसे एम्प्लॉय टर्नओवर बोलते हैं। उससे आपका एम्प्लॉय टर्नओवर कम हो जाएगा, और अगर एम्प्लॉय टर्नओवर कम होगा, ज्यादा लोग ज्यादा देर तक आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे, उनको ज्यादा पता चलेगा कि कैसे आप अच्छे से काम कर सकते हैं, तो इससे एफिशिएंसी बढ़ेगी। ठीक है, और अगर जॉब सिक्योरिटी होती है तो एक लॉयल्टी भी बिल्ड होती है। अच्छा, लोग जो है गवर्नमेंट की तरफ जाते हैं, क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां पे स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर मिलता है। ठीक है, प्राइवेट जॉब्स में इतना नहीं मिलता है। प्राइवेट जॉब्स में भी बहुत जो अच्छी अच्छी कंपनी है वो आपको स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर देती है, उसकी वजह से उनकी लॉयल्टी भी बिल्ड होती है ना। तो जहां पर आपको टेन्योर नहीं मिलेगा वहां पर एम्प्लॉयज मोटिवेटेड भी नहीं रहेंगे, वो हमेशा ये सोचते रहेंगे कि अगर मुझसे कुछ ये गलती हुई या मैंने ऐसा कुछ किया, ये मुझे जॉब से निकाल देंगे। ठीक है, तो यही होता है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। नाउ नेक्स्ट इज इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मतलब होता है कि एम्प्लॉयज को नई आइडिया देने का चांस मिलना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। इनिशिएटिव्स आज के टाइम पर बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हमें एक एज ए ऑर्गेनाइजेशन में ग्रो करने का मौका मिलता है, न्यू आइडियाज मिलते हैं क्योंकि फ्रेश माइंड्स होते हैं। इससे हम इंकरेज कर सकते हैं पार्टिसिपेशन, न्यू आइडियाज भी आते हैं, क्रिएटिविटी वेलकम करनी चाहिए हमें। हो सकता है कि ऐसा कोई डिसीजन जो ऐसा कोई आइडिया जो किसी मैनेजर के पास ना हो बट एक वर्कर के पास हो, तो ये कैसे एक मैनेजर समझ सकता है? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल तो एक ही है। अब चाहे उसका जो आइडिया है, जो उसको सही उसको अच्छे से करने का तरीका है, वो चाहे मैनेजर ले या वो वर्कर ले, बट अगर वर्कर के पास ये चांस ही नहीं होगा कि वो अपना अपना आइडिया रख सके, तो ऑर्गेनाइजेशन को लॉस होगा। इसीलिए इनिशिएटिव होना चाहिए। हमको जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको ये इंश्योर करना चाहिए कि जितने भी वर्कर्स हैं वो पार्टिसिपेट करें। ठीक है, एक लेवल पर जो भी आपका बनाया जाता है उस लेवल पर पार्टिसिपेट करें। देन प्रिंसिपल 14 एस्पिरेट द कॉर्प्स। ये सबसे अच्छा प्रिंसिपल है। इसमें मतलब कि आपको एज अ ऑर्गेनाइजेशन एक टीम स्पिरिट रखनी होती है। एज अ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं इंडिया का। इंडिया एक कंट्री है, हम यहाँ पर अलग अलग रिलीजन, अलग अलग स्टेट, अलग अलग लैंग्वेजेस के सब लोग साथ में रहते हैं। बट अगर आप कहीं बाहर जाते हो तो आप क्या बोलते हो? यू आर एन इंडियन। ठीक है, तो ये क्या है, एक टीम स्पिरिट है कि अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जाकर किसी से इंटरेक्ट करते हो तो आप, और अगर वो उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ बोलता है तो आप एज ए टीम, आपकी एक टीम स्पिरिट होनी चाहिए आपके अंदर। ठीक है, एक यूनिटी होनी चाहिए एज एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यही होता है एस्पिरिट द कॉर्प्स। अब ये 14 प्रिंसिपल्स हैं एंड इनके नेम्स आपको कैसे याद रखना है ये मैं बताती हूँ। एक ट्रिक है, डैड डिड यू सी राइस रोज? Okay, so interesting. First is dead. D for division of work, A for authority and responsibility, then again D for discipline, then again D, unity of direction. Then did, ID is none of the use. ये मैंने आपको ऐसे ही mnemonic में रखने के लिए बना दिया है. Then U, C. U means unity of command and C means centralization. Then RICE, RICE, remuneration, initiative, command, E for equity, R for remuneration, O for order, S for skeleton, and E for spirit corps. Okay, all the best and like, share and comment करना मत भूलेगा. Thank you.